हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो विषय है वो है मनुष्यों में प्रजनन। अब प्रजनन की जहाँ तक बात आती है तो आइए देखते हैं कि प्रजनन या रिप्रोडक्शन को हम किस तरह से आज अध्ययन करेंगे। लेकिन अध्ययन करने के पहले सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि प्रजनन का महत्व इस पूरे जंतु जगत या पूरे प्राणी जगत या पूरे जीवन के लिए क्या है। प्रजनन या रिप्रोडक्शन इस पूरी धरती पर जीवन की सतत निरंतरता के लिए आवश्यक है, या हम यूं कहें कि रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल फैक्टर फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। इस धरती पर जीवन को सतत निरंतर बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। अब बात ये आती है कि प्रजनन के साथ साथ जो कुछ दो शब्द जुड़ते हैं, जैसे कि लाइफ स्पैन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक जीवन की जो हम जीवन की जो सीमित आयु है वो क्या है। तो लाइफ स्पैन के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं वी टॉक अबाउट द ग्रुप कम्युनिटी। हम एक समुदाय की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि गुलाब का जो लाइफ स्पैन है, जो गुलाब की जो जीवन काल है वो कितना होना चाहिए, तो हम ये मानते हैं कि जो पूरी उस कम्युनिटी का जीवन काल है हम उसकी आयु बताते हैं, उसके जीवन काल की सीमा बताते हैं कि वो 14 बरस रहेगा कि 12 बरस रहेगा। लेकिन जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि एक टैक्सा जो है, एक जीव जो है, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है, मतलब वो स्वयं कितने दिन तक सरवाइव करेगा इस प्लैनेट पे। तो ये दो सामान्य बात थी, एक जनरल पॉइंट था, मैंने आपके सामने रखा। अब हम वापस आते हैं मनुष्य के प्रजनन पे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक पे। तो यहाँ पर जैसे ही हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखते हैं तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए इवेंट्स क्या क्या होते हैं, पूरी घटनाक्रम हमारे प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में क्या क्या आता है। तो जो ये पूरा घटनाक्रम है इसमें सबसे पहले बात शुरू होती है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट, जेनेसिस माने बनना, फॉर्मेशन, और गैमेट का मतलब होता है या तो अंडाणु या शुक्राणु। तो अंडाणु या शुक्राणु का बनना ये सबसे पहले इवेंट का एक बिंदु है। तो ये हुआ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जब ये बन गया, शुक्राणु बन गया, अंडाणु बन गया, ओवा एंड स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हियर, तब क्या होता है, तब इनसेमिनेशन होता है। इनसेमिनेशन का अर्थ होता है जो शुक्राणु होते हैं वो मूव करते हैं, लेकिन ओवा जो है वो नॉन मोटाइल होता है, वो गतिशील नहीं होता। मतलब ओवा तो बन रहा है फीमेल के प्रजनन तंत्र में, और मतलब मादा प्रजनन तंत्र में, और जो स्पर्म बन रहा है वो मेल के प्रजनन तंत्र में बन रहा है, और स्पर्म ही मोटिलिटी होती है उसमें, मतलब वो ही मूव कर सकता है, ओवा मूव नहीं कर सकता। तो इंसेमिनेशन का अर्थ है कि स्पर्म का ओवा तक आना, ये होता है इंसेमिनेशन। इसके बाद का जो पॉइंट आता है वो आता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। मतलब जब स्पर्म आ चुका है तो स्पर्म और ओवा का मिलन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जब फर्टिलाइज्ड हो गया तो जाइगोट बनता है। जब जाइगोट बनता है तो अब यही जाइगोट धीरे धीरे क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। जब भ्रूण की अवस्था में आता है तो प्रारंभिक अवस्था में उसके पहले, दूसरे, तीसरे विभाजन के दौरान अब उसको इम्प्लांट, मतलब उसका जो उसकी जो पकड़ है अब यूटेरस पे बनती है, क्योंकि ये मादा में आ चुका है, जाइगोट बन चुका है, और अब मादा प्रजनन तंत्र के एक भाग में जिसको हम यूटेरस कहते हैं, तो उस यूट्रस या गर्भाशय में जाकर के अब ये इम्प्लांट होगा, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन के बाद में शुरू होता है गर्भ अवस्था या गेस्टेशन, जो कि आप सभी को पता है कि 9 महीने या 36 वीक्स चलता है। तो ये जो अगर हम इसको दिन में कैलकुलेट करें तो ये 360 से आप ये मान के चलिए कि ये 260 से 300 के आसपास की रेंज में अगर हम दिन में काउंट करें तो ये इस तरह से ये चलता है। तो या तो ये 270-300 दिन के आसपास हो या 36 सप्ताह हो या 9 महीने हो। तो ये जो इसका गर्भकाल है, जो गर्भाशय में ये इम्प्लांट होता है और भ्रूण का विकास होता है, और उसके बाद आता है पार्चुरेशन या जन्म। तो जो नन्हा शिशु है, नवजात शिशु है, उसका जन्म होता है। तो ये कुल मिलाकर के इतने इवेंट्स हमको इस चैप्टर में, इस अध्याय में पढ़ना है। मैं फिर से एक बार आपको दोहराऊंगी कि कौन कौन से इवेंट हैं। सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। अब आइए, गैमेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया है, मतलब गैमेट के बनने की, जो शुक्राणु और अंडाणु के बनने की प्रक्रिया जो है, वो शुक्राणु और अंडाणु के बनने की प्रक्रिया जाहिर सी बात है कि कहाँ होगा। वो या तो अगर हम शुक्राणु की बात कर रहे हैं या स्पर्म की बात कर रहे हैं तो वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा, और अगर हम अंडाणु या ओवा की बात करते तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा। तो इसके पहले कि हम शुक्राणु और अंडाणु का बनना देखें, उसके पहले हमें देखना होगा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्णन क्या है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब हम जाते हैं तो आपको बच्चों में 2 बातें बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर देखिए, एक मतलब दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आ सकता है और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आ सकता है। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है वो क्या बनाता है, वो बेसिकली उसकी जो खासियत है, उसकी जो खास बात है वो क्या है, वो एक तो शुक्राणु और अंडाणु बनाएगा और दूसरा वो कुछ हार्मोन भी रिलीज करेगा, जैसे कि FSH, ICSH। तो इस तरह के हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH या FSH हार्मोन वो रिलीज करेगा और साथ ही साथ गैमेट भी बनाएगा। ऐसे अंगों को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं टेस्टिस और ओवरी। अब ये जो टेस्टिस और ओवरी हैं ये प्राइमरी हो गए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं, उनमें गैमेट नहीं बनते, उनमें शुक्राणु अंडाणु नहीं बनेगा, हार्मोन भी रिलीज नहीं होगा। तो क्या होगा, ये प्रजनन में सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे। दे विल बी द सपोर्टिव ऑर्गन्स फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब प्रजनन के लिए ये सहायक कार्य करते हैं। अब अगर हम पुरुषों में देखें, मेल की बात करें तो मेल में जो इनके प्रजनन के लिए जो सहायक होते हैं वो कौन कौन से अंग हैं, तो वो है प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, वासा डिफरेंस है, पेनिस है, ये सभी इनके प्रजनन में सहायक होते हैं। और अगर महिलाओं में आए हम, अगर फीमेल में आए तो इनमें फेलोपियन ट्यूब्स है और यूट्रस है, वजीना है या मेमरी ग्लैंड्स है, ये सभी प्रजनन में सहायक होते हैं।